तो मैं आ गया हूँ लाइफ प्रोसेस का पार्ट 5 लेकर। इसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन के बारे में अभी आधा हम पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में जो आ चुका है, तो ऊपर लिंक आ गया, वो देख के आओ, तभी हम कंटिन्यू करेंगे इसके बारे में दोबारा रेस्पिरेशन। तो आओ, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अभी हमारे पास, वाई इज इट नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट, गिव रीजन्स। तो भाई रात को पेड़ के पास क्यों नहीं सोना है? सिंपल रीज़न है, पता है क्यों? क्योंकि सारे लिविंग बींग्स की तरह रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होता ही होता है। दिन में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, तो उस दौरान जो CO2 रिलीज होती है फ्रॉम रेस्पिरेशन, वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है। तो CO2 रिलीज बाहर कुछ नहीं होती, अंदर ही अंदर प्लांट में यूज़ हो जाती है। पर रात को नो लाइट, नो फोटोसिंथेसिस, सो CO2 गेट्स रिलीज्ड आउटसाइड। बाहर के एनवायरनमेंट में CO2 रिलीज करते हैं प्लांट्स, तो यानी कि प्लांट्स के आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें CO2 ज़्यादा होगी। इसलिए अगर आप प्लांट के पास सोगे तो फिर आप CO2 ज़्यादा इनहेल करोगे, जो कि हार्मफुल है ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। ये तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, हाउ डू फिशेस ब्रीथ और रेस्पायर। तो हम सांस लेते हैं लंग्स से, हवा से। ठीक है, हवा में ऑक्सीजन है, हम वो लेते हैं और लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो फिशेज होती हैं उनमें होते हैं गिल्स, और वो पानी से लेती हैं अपनी ऑक्सीजन, बिकॉज दे आर नॉट इन टच विद एटमॉस्फेयर। वो पानी में सबमर्ज्ड हैं, वो हवा के कांटेक्ट में नहीं है, तो उनकी जो ऑक्सीजन आती है वो आती है पानी से। तो वो खूब सारा पानी अपनी बॉडी के अंदर लेती हैं। ठीक है, उसके बाद वो पानी बॉडी से बाहर जाता है। तो पानी जब बॉडी से बाहर जाता है तो वो गिल्स के थ्रू होते जाता है। गिल्स क्या है? गिल्स आर द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन इन फिशेज। जैसे हमारे पास लंग्स, फिशेज के पास गिल्स। तो जब गिल्स के थ्रू होता है पानी जाता है, तो पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वो गिल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद उसको ब्लड में पास ऑन करके वो बॉडी में सर्कुलेट ऑक्सीजन हो जाती है, और फिर पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाती है। तो ये होता है फिशेज में। अब जो पानी में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू एयर। हवा में खूब ऑक्सीजन है, लेकिन पानी में ऑक्सीजन काफ़ी कम होती है। पानी में काफ़ी लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही डिजॉल्व हो सकती है। इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस जो होते हैं उनका ब्रीदिंग रेट काफ़ी हाई होता है। वो काफ़ी तेज ब्रीथ करते हैं ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन खींच पाएँ और अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेजेस डू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव ओवर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इन ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के पास जो एडवांटेज होता है वो ये है कि वो एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में है, उनको खूब ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, तो दे कैन कंफर्टेबली ब्रीथ। जो कि मैंने पहले भी बताया पिछले स्लाइड में कि पानी में ऑक्सीजन बहुत कम होती है, तो इसलिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ब्रीथ करना पड़ता है, काफ़ी तेज़ी से ब्रीथ करना पड़ता है, सो डैट दे कैन हैव इनफ ऑक्सीजन। तो ये होता है उनके पास एडवांटेज। अब फाइनली हम आ गए हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। ये इस वीडियो का सबसे बड़ा पार्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट भी है, लेकिन हम इसको बहुत ही आसानी से समझेंगे, काफ़ी सिंपली हम इसको समझ लेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन्ड है इसके अंदर, सबको एक एक बार करके आराम से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम ब्रीथ करते हैं। हम जब ब्रीथ करते हैं तो लंग्स एक्सपैंड करते हैं, लंग्स फैल जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा डायफ्राम होता है जो कि ऐसे कर्व्ड शेप में होता है वो फ्लैटन आउट हो जाता है, वो नीचे हो जाता है और फ्लैटन आउट हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई तो हवा तो उतनी है अभी भी लंग्स में, तो इससे क्या होगा कि लंग्स के अंदर जो प्रेशर है हवा का, दैट विल बिकम लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एयर। ठीक है, अब हवा में प्रेशर ज़्यादा, लंग्स में प्रेशर कम, क्या होगा? हवा विल रश इनटू आवर लंग्स ताकि बैलेंस बन सके। ओके, सो नाउ द ऑक्सीजन कंटेनिंग रिच एयर विल रश इनटू आवर लंग्स थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। अब नॉस्ट्रिल्स में क्या होता है, हवा फिल्टर होती है थ्रू मेनली दो चीज़ें हैं, एक है आपके फाइन हेयर, माइन्यूट हेयर, और एक है अपना म्यूकस। हेयर क्या करता है, हेयर भी जो होते हैं हवा में जो डर्टी पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेता है। जो डर्टी पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ बालों में फंस के रुक जाते हैं। इसी तरह म्यूकस भी काम करता है। म्यूकस का थोड़ा मैकेनिज्म डिफरेंट है। म्यूकस में क्या होता है, म्यूकस इज़ वेरी स्टिकी, तो जो भी एयर आती है उसमें जो भी गंदे पार्टिकल्स होते हैं, खराब पार्टिकल्स होते हैं, डर्टी पार्टिकल्स होते हैं, वो म्यूकस में चिपक के रुक जाते हैं। ठीक है, हो गया। अब हवा जाएगी नॉस्ट्रिल से कहाँ, ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया एक
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे थ्रोट के अंदर यहाँ पे होता है, ठीक है। अब ट्रैकिया के थ्रू हवा जाएगी और फिर ट्रैकिया जो है दो बाइसेक्शन हो जाएगा, ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगा दो, किसमें, ब्रोंकाई बोलते हैं इनको, दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि डायग्राम में भी दिख रहा होगा। ट्रैकिया विल गेट डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकाई। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो लंग्स है, वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, तो दोनों लंग्स में हवा पहुंचाने के लिए ट्रैकिया विल डिवाइड, एक ब्रोंकाई इधर जाएगा, एक ब्रोंकाई इधर जाएगा, ठीक है। अब ये जो ब्रोंकाई होगा इट विल फर्दर डिवाइड, उसमें से भी खूब सारी ब्रांचेस निकलेंगी जिससे बनेंगी ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के और भी ब्रांचेस निकलेंगी और फिर फाइनली ब्रोंकियोल्स विल टर्मिनेट इनटू एल्वियोलाई। इसको आप समझो ऐसे कि एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ का जो बड़ा मेन तना है दैट इज आर ट्रैकिया, ठीक है। फिर उस बड़े तने में से मेन से निकली दो ब्रांचेस मोटी सी, तो ये दो ब्रांचेस जो यहाँ से निकलेंगी वो हमारी हुई ब्रोंकाई, ठीक है। अब ब्रोंकाई से मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी दोनों साइड में जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। तो ये ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर हमारे लंग्स के अंदर होता है। फाइनली ब्रोंकियोल्स टर्मिनेट इनटू एल्वियोलाई, जिनको हम मान लो लीव्स बोल सकते हैं कि लीव्स में टर्मिनेट हो रहे हैं, ओके। अब एल्वियोलाई आर स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये स्वेल हो जाता है, जब ऑक्सीजन उसके अंदर जाती है तो ये फूल जाते हैं हवा से, ठीक है। अब इन एल्वियोलाई पे जो ब्लड सप्लाई होती है, जो ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है वो बहुत ही रिच होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंचेगी कैसे? ऑक्सीजन हमने ले तो ली, पर अब पूरी बॉडी में कैसे पहुंचेगी? ब्लड के थ्रू। ब्लड इज द मीडियम थ्रू विच द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स की काफ़ी रिच सप्लाई है। अब ये जो ब्लड वेसल्स आई हैं, जो ब्लड लेके आई हैं, कैसा ब्लड लेके आई हैं? जो कि रिच है कार्बन डाइऑक्साइड में। कैसे? जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिच ऑक्सीजन होती है, ठीक है, काफ़ी सारा ऑक्सीजन होता है हार्ट की द्वारा पंप किए गए ब्लड में। अब वो सब सेल्स में जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, लेकिन सब सेल्स में और क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। रेस्पिरेशन क्या? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन टू ऑब्टेन एनर्जी। उस पर हमने क्या देखा था कि जो ब्रेकडाउन होता है उसमें CO2 रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो जब ब्लड जाता है पूरी बॉडी में और हर सेल में ऑक्सीजन सप्लाई करता है तो वहाँ से CO2 भी ले लेता है, बिकॉज वहाँ पे CO2 इकट्ठी हो गई और CO2 इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो CO2 ले लेता है और CO2 को लेकर ब्लड फिर आता है कहाँ? एल्वियोलाई में, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में आता है और वहाँ पे अब जो ब्लड आया है दैट इज CO2 रिच, बहुत CO2 है और ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन बिल्कुल है ही नहीं ऑलमोस्ट। ऑन द कॉन्ट्रारी जो आपका एल्वियोलाई है उसके अंदर ऑक्सीजन तो खूब सारी है, CO2 बहुत कम है। तो क्या होगा? लॉजिक, डिफ्यूजन होगा और जो आपका एल्वियोलाई है उससे ऑक्सीजन विल गो टू ब्लड बिकॉज ब्लड हैज लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली ब्लड हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड एल्वियोलाई हैज लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, सो CO2 विल मूव फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वियोलाई। इस तरह गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा कहाँ पे? ब्लड वेसल्स और एल्वियोलाई के बीच में, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड वेसल्स क्या करेंगी? ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाएंगी हार्ट में और हार्ट फिर ब्लड को पंप कर देगा पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में पंप हो जाएगा, सबको ऑक्सीजन मिल जाएगी और सब CO2 दे देंगे, फिर ब्लड वेसल्स वो लेके वापस एल्वियोलाई पे आ जाएंगे। इस तरह पूरी साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो ये होगी ब्लड की कहानी। लेकिन अब एल्वियोलाई में भी क्या आ गया है? CO2। अब CO2 तो पूरी बॉडी के लिए हार्मफुल है ना, चाहे ब्लड हो, चाहे पैर हो, चाहे हाथ हो, चाहे लंग्स हो, सभी जगह नुकसान देता है, तो उसको फेंकना पड़ेगा बाहर। अब ये बाहर कैसे जाएगा? बाहर जाने के लिए क्या होगा कि हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, जो पहले एक्सपैंड कर गए थे दे विल नाउ रिलैक्स और ब्लड और जो लंग्स हैं दे विल कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो आपकी फ्लैट हो गई थी डायफ्राम दैट विल अगेन बिकम कर्व्ड, ठीक है। यहाँ से जो फ्लैट थी वो अब कर्व्ड हो जाएगी। सो द कैपेसिटी ऑफ लंग विल रिड्यूस, लेकिन अब हवा तो खूब सारी उसके अंदर, यानी कि एयर प्रेशर इज मोर इनसाइड लंग्स नाउ देन इट इज आउटसाइड। हवा का प्रेशर बाहर कम है, लंग्स में ज़्यादा है, तो हवा बाहर जाएगी। हवा बाहर जाएगी तो क्या लेके जाएगी? CO2, बिकॉज ब्लड ने CO2 रिलीज की थी, तो अपने पास मोस्टली CO2 है अभी लंग्स के अंदर। सो हवा बाहर जाएगी, CO2 बाहर चला जाएगा और फिर अगेन हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे और फिर वही प्रोसेस कंटिन्यू होगा। इस तरह होता है ब्रीदिंग का प्रोसेस। अब यहाँ पे समझ में आ गया सब कुछ? पहले ये बताओ, क्लियर हो गया? जो भी हो कमेंट में लिख देना, डाउट कोई होगा तो क्लियर कर दें कमेंट्स के अंदर।
अब यहाँ पे क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या सीन है कि जो हमारी लंग्स होती हैं वो कभी पूरी तरह एम्प्टी नहीं होती हैं। मतलब जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो तब भी थोड़ी अमाउंट ऑफ हवा हमेशा रहती है। क्यों? क्योंकि अगर लंग्स पूरी तरह खाली हो जाएंगे तो वो कोलैप्स भी कर सकते हैं, और दूसरा अगर लंग्स के अंदर सब खाली हो जाएगा तो प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में। तो इससे क्या होगा कि हवा बहुत तेज़ी से अंदर जाएगी, बहुत तेज़ी से बाहर भी जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप जो है टाइम आपको नहीं मिलेगा सफिशिएंट, लंग्स को टाइम नहीं मिलेगा सफिशिएंट टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड टू रिलीज CO2। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोसेस में एक रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो कि लंग्स में हमेशा ही रहता है। ये पूरा हुआ ब्रीदिंग का प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स। इस तरह ब्रीदिंग होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। अब ये आ गया नया लास्ट क्वेश्चन, जिसमें है हाउ इज़ ऑक्सीजन एंड CO2 ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। तो जैसे कि हमने समझा कि ब्लड के थ्रू होता है, और ये ब्लड में भी डिफ्यूजन के थ्रू नहीं होता है, क्योंकि डिफ्यूजन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है। हम काफ़ी बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, है ना। तो अगर डिफ्यूजन के थ्रू CO2 और ऑक्सीजन जाएगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, और जब तक ऑक्सीजन पहुंचेगी ना पैर तक तो पैर तो मर जाएंगे, पैर के सेल्स विल ऑल डाई। तो हम यूज़ करते हैं एक पिगमेंट जो कि O2 के लिए काफ़ी हाई एफिनिटी, यानी कि O2 की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड रहता है। वो पिगमेंट क्या है ब्लड के अंदर, पता है तुमको? वो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट दैट हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन आती है ब्लड के अंदर तो हीमोग्लोबिन उसको बॉन्ड कर लेता है उसके साथ, और फिर हीमोग्लोबिन उसको लेकर आता है सेल्स में सब जगह डिलीवर करता है। ठीक है, सिमिलरली जो CO2 होती है उसकी हीमोग्लोबिन से एफिनिटी इतनी हाई नहीं होती। CO2 कैन नॉट बॉन्ड टू हीमोग्लोबिन। तो CO2 क्या है, CO2 जो अपना ब्लड है उसमें डिजॉल्व होके जाती है। समझो, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। CO2 से जो अपना ब्लड है वो लिक्विड है, तो ऑक्सीजन जो होती है वो लिक्विड में डिजॉल्व होकर नहीं जाती है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में बॉन्ड होके जाती है। ठीक है, लेकिन जो CO2 है वो डिजॉल्व होके हमारे लंग्स तक आती है ताकि उसको बाहर ब्रीथ आउट कर सके। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो यार वीडियो लाइक कर दो यार फिर तो। और अगर नहीं पसंद आया, नहीं क्लियर हुआ तो नेक्स्ट वीडियो देखो, वो पसंद आया तो वो लाइक कर दो, देखो लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर दो।